हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल रैशनिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई कैपिटल रैशनिंग क्या होती है। ठीक है, तो देखो जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं और कंपनी के पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स या इतने सारे ज़रिए होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, और वो उन प्रोजेक्ट की जो इवेल्यूशन का जो रिज़ल्ट होता है वो भी पॉजिटिव एनपीवी में आया होता है। ठीक है, यानी कि जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू एक बेसिकली प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन का तरीका होता है कि जिससे आप प्रोजेक्ट को इवेल्यूएट करते हो कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर एनपीवी नेगेटिव में है तो उसका मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, और अगर पॉजिटिव एनपीवी आता है तो उसका मतलब कि करनी चाहिए। ठीक है, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू एक इसका मतलब फुल फॉर्म है। ठीक है, तो कंपनी ने कुछ इवैल्यूएशंस की और कंपनी के पास जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनके या जो प्रोजेक्ट्स की पॉजिटिव एनपीवी आई, कंपनी के पास उतने फंड्स नहीं है कि उन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो उस वक्त कंपनी क्या करती है कि अपने कैपिटल को रैशनलाइज्ड करती है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट हो वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो, आई मीन यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम रिटर्न आए वहाँ से। ठीक है, सो इट इज़ अ कंडीशन वेयर द फर्म हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स, सो इट कैन नॉट इन्वेस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट हैव पॉजिटिव एनपीवी। ठीक है, अब इस समय में क्या करेगी कंपनी, लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी। ठीक है, तीन प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास। ऑल दिस प्रोजेक्ट हैव पॉजिटिव एनपीवी। तीनों की जो ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ये तमाम के पास जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करने पर कंपनी को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स हैव पॉजिटिव एनपीवी मीन्स दैट ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वाइबल एंड बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। ठीक है, ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वाइबल हैं और बेनिफिशियल हैं फॉर द कंपनी के लिए, बट ड्यू टू सम इनसफिशिएंट फंड्स कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दैम। ठीक है, ऑल ऑफ दिस प्रोजेक्ट कंपनी इनसफिशिएंट फंड की वजह से इन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये जानने से पहले हम दो तरह के जो कैपिटल रैशनिंग होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग। ये जो है इंटरनली लगाया जाता है। ठीक है, व्हेन कंपनी रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, यानी कि जैसे लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे सीईओ ने ट्रेजरर डिपार्टमेंट को बोला कि भाई आप जो है वो 800K रुपीज़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी कि 8 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो। जो ये तीन प्रोजेक्ट्स से पीछे ये तीन, अब लेट्स सपोज कि इसमें जो है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है, इसमें भी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है, और इसमें जो है वो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, लेकिन कंपनी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो सिर्फ 8 लाख की इन्वेस्टमेंट ही कर सकती हैं। ठीक है, तो अब किस पे करे। ठीक है, तो ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग होती है वो इसलिए की जाती है ताकि क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि आप जो है इतने मतलब इतने फंड से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनको उनके ऊपर जो है उनके मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा लेती है। दूसरी होती है हार्ड कैपिटल रैशनिंग। ठीक है, मीन्स दैट दे आर रिस्ट्रिक्टेड एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है यानी कि कहीं से लोन नहीं ले सकते, डेट नहीं ले सकते। ठीक है, या मजीद शेयर्स इशू नहीं कर सकते, इक्विटी फाइनेंस नहीं कर सकते, नहीं डेट फाइनेंस कर सकते हैं। So means they are restricted externally. In other words, they cannot take loans or finance from financial institutions, या और the financial institutions are not giving them any loans due to their credit ratings. हो सकता है कि इनकी credit ratings काफ़ी बुरी हों, यानी कि वो वो लोग जो है पहले काफ़ी लोन्स पे डिफ़ॉल्ट कर चुके हों। ठीक है, ऑल्सो दे आर नॉट इन द पोजीशन टू इशू शेयर्स। ठीक है, हो सकता है कि इनकी जो टोटल शेयर इशूएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, या और ज़्यादा मज़ीद शेयर्स इशू करने पर उनकी ओवरऑल शेयर की प्राइसेस जो है वो गिर जाए मार्केट में। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो एक्सटर्नल फाइनेंस की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है डिविजिबल प्रोजेक्ट्स और दूसरे होते हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। अब डिविजिबल प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे आप पार्शली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेट सपोज पहले लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल। तो लेट सपोज कि अगर ए डिविजिबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये उसको उस प्रोजेक्ट को पूरा खड़ा करने के लिए मुझे 500 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, 500K की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन मैं इसको हाफ भी खड़ा कर सकता हूँ अगर ये डिविजिबल है तो। ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ 3K की इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसको आधा शुरू कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनको आप पार्शली शुरू कर सको वो जो है वो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। या और इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लेट सपोज के ये बी ए के ऊपर फुली इन्वेस्टमेंट कर लूँ, बी के ऊपर फुली इन्वेस्टमेंट कर लूँ, और सी के ऊपर मैं आधी इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। तो ये भी इन सबको मिलाकर भी हम कहेंगे कि ये डिविजिबल प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। अब इनडिविजिबल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसके आप पार्शली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो पूरी करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है 300 हैं, ठीक है, और ए के ऊपर जो पूरी इन्वेस्टमेंट लगनी है वो 500 की लगनी है, ठीक है। तो मैं जो अब मैं ए के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इनडिविजिबल है। अगर डिविजिबल होता तो मैं 300 कैसे भी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेता, आधा ये प्रोजेक्ट मेरा बन जाता, ठीक है। तो ये डिविजिबल और इंडिविजुअल का ये डिफरेंस होता है, ठीक है। हैज़ टू बी इन्वेस्टेड फुली और पार्शली बी इन्वेस्टेड। इफ़ डिविजिबल, अगर हमारे प्रोजेक्ट डिविजिबल होंगे तो फिर हम जो है इनको प्रॉफिट इंडेक्स से इनको अरेंज करेंगे और फिर हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे जब तक हमारे पास फंड्स ख़त्म ना हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि लेट सपोज कि अगर ये डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं तीनों, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जब ये तीनों डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे कैपिटल रैशनिंग करनी है, तो मैं ए के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा, बी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा और सी के ऊपर आधी इन्वेस्टमेंट करूँगा, और उसके बाद मेरे फंड्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिविजुअल हो तो फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। इफ़ दे आर इंडिविजुअल देन सेलेक्ट सम कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच गिव हाईएस्ट एनपीवी, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट, अब तमाम प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा है दूसरे प्रोजेक्ट से, ठीक है। अब लेट सपोज के ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज के ए की जो एनपीवी है वो 50% है, ठीक है। बी की जो है वो 70% है और सी की जो है वो 30% है। तो यानी कि मैं बी को और ए को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर ये तीनों प्रोजेक्ट जो है वो इंडिविजिबल हैं, ठीक है, यानी कि पूरे सेलेक्ट होंगे, पार्शली सेलेक्ट नहीं हो सकते या पार्शली इन्वेस्टेड आप नहीं हो सकते इन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं कैपिटल रेशनिंग के, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।